क्या हाल है बेटे आप सबके। मेरा नाम डॉक्टर एनके शर्मा है। बिल्कुल लास्ट मिनट रिकॉल में हार्डी वीनबर्ग लॉ। तो आप लोग बहुत पूछ रहे हैं सर हार्डी वीनबर्ग लॉ पे क्या क्वेश्चन आ सकता है, एक बार करा दीजिए। तो चलिए जल्दी से इवोल्यूशन चैप्टर का आपका डाउट हार्डी वीनबर्ग लॉ, इसके बारे में आपको बताता हूं। सो हार्डी वीनबर्ग लॉ को आप हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं। तो पहले तो ये बात समझिए कि ये किसी तरह के इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स की। सो पॉपुलेशन जेनेटिक्स में जो साइंटिस्ट है वो किसी पॉपुलेशन में किसी जीन या अलील की क्या फ्रीक्वेंसी है किसी एक पॉपुलेशन में, उसे मेजर करते हैं। सो बहुत धीरे धीरे मैंने आपको बताया पॉपुलेशन जेनेटिसिस्ट जो होता है वो किसी पॉपुलेशन में जीन और अलील की फ्रीक्वेंसी को मेजर करता है। एक तो ये बात समझ में आ गई। दूसरी चीज ये है कि हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम को आप जेनेटिक इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं। सो पॉइंट नंबर 2 याद रखिएगा, एग्जाम में हो सकता है कि हार्डी वीनबर्ग की जगह आपसे जेनेटिक इक्विलिब्रियम पूछ लिया जाए। सो हार्डी वीनबर्ग लॉ या इक्विलिब्रियम या जेनेटिक इक्विलिब्रियम कहता क्या है? कहते ये हैं कि अगर किसी पॉपुलेशन ने कुछ प्री कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, अगर कुछ प्री कंडीशंस किसी पॉपुलेशन पे लगा दी जाए, ये पॉपुलेशन होनी चाहिए बेटे ऐसे लोगों की जो कि डिप्लॉयड हैं, जिनके सेल डिप्लॉयड हैं और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। सो माइंड यू, ये प्री कंडीशंस मैंने शुरू किया कि इन्होंने, हम उस पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं जिसमें डिप्लॉयड सेल्स है ऑर्गेनिज्म में और वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर इस तरह की पॉपुलेशन में कुछ प्री कंडीशंस लगा दी जाए तो जीन फ्रीक्वेंसी अक्रॉस दी जनरेशंस विल रिमेन कांस्टेंट। तो इस पॉपुलेशन में जैसे आज आपने जीन या एलील फ्रीक्वेंसी नापी और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आई, कुछ सालों बाद यहां पर एक नई जनरेशन आ गई, आपने उस टाइम फिर इन्हीं जीन और एलील की फ्रीक्वेंसी नापी तो वो सेम रहेगी। इस तरह की पॉपुलेशन को हम कहते हैं जेनेटिक इक्विलिब्रियम। चलिए इसका एक तरीका बताता हूं, इसका एक एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए एक पॉपुलेशन है, इसमें मान लीजिए 200 लोग हैं। 200 लोग में हमने ये कहा कि हाइट की 400 अलील्स होंगी। आप समझते हैं एक आदमी के पास में एक कैरेक्टर की 2 अलील होती है। और चलिए एक सिंपल बात करते हैं कि इसमें यहां पर हाइट की केवल 2 ही अलील्स है, इस जीन की केवल 2 ही अलील्स है, एक टॉल के लिए और एक ड्वार्फ के लिए। ये बात हमें समझ में आ गई। अब हमने कहा कि हमने यहां पर क्या नापा बेटे, कि किस तरह से हमने ये देखा कि क्या अलील और जीन फ्रीक्वेंसी है। तो हमने ये पाया कि यहां पर 200 अलील तो कैपिटल टी हैं और 200 बेटे स्मॉल टी हैं। तो ये भी 50% हुआ और ये भी 50% हुआ। जेनेटिक्स में इसको क्या कहे, इसको स्टैटिस्टिक्स में क्या कहेंगे, 0.5। इसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या है, 0.5। ये पॉपुलेशन है। इसी पॉपुलेशन में आपने अगली जनरेशन में जाकर के इसी जीन या अलील की फ्रीक्वेंसी को नापा, तो हो सकता है कि ये नंबर बढ़ जाए। सो नंबर बढ़ गया तो ये नंबर कितना हो गया बेटे, 400 लोग हो गए, इनके पास 800 अलील होंगी। सो देखिए नंबर बढ़ गया है, लेकिन उससे हमें मतलब नहीं है, हम जीन या अलील की फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं। सो अब हमने कहा कि जब हमने देखा तो यहां पर 400 अलील कैपिटल टी हैं और 400 क्या है बेटे, स्मॉल टी हैं। तो आप ये देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। इस पॉपुलेशन को आप ये कहेंगे कि ये जेनेटिक इक्विलिब्रियम में है। सो अगर कुछ प्री कंडीशंस लगा दी जाएं, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द जीन और अलील इन अ पॉपुलेशन अक्रॉस जनरेशन शुड रिमेन कांस्टेंट। ये चीज है। इसका मतलब ये पॉपुलेशन इवॉल्व नहीं कर रही है, इसका मतलब यहां पर नेचुरल सिलेक्शन नहीं लगा है, इसका मतलब नेचर ने किसी को यहां पर सेलेक्ट नहीं किया है, किसी का रेट ऑफ रिप्रोडक्शन दूसरे से ज्यादा नहीं है। क्या यह बात क्लियर हो गई? मान लीजिए कि यहां पर सिचुएशन ये होती कि 800 अलील्स हैं और 800 में आप जब नापते तो मान लीजिए 600 जो है कैपिटल टी की होती और 200 स्मॉल टी होती, तो ये 75% हो गया 0.75 और ये 25% हो गया।
यहां पर अब ये पॉपुलेशन जेनेटिक इक्विलिब्रियम में नहीं है, हार्डी वीनबर्ग लॉ डिस्टर्ब हो गया है। हम ये कहेंगे कि इस केस में इवोल्यूशन हुआ है, यहां पर नेचुरल सिलेक्शन एक्ट किया है। ऐसे लोग जिनके पास कैपिटल टी थी उनका रेट ऑफ रिप्रोडक्शन ऐसे लोग जिनके पास स्मॉल टी थी उनसे ज्यादा था। इसी को कहते हैं नेचर सेलेक्ट्स फॉर फिटनेस। नेचर जिसको सेलेक्ट करती है वो हायर रेट पर रिप्रोड्यूस करता है, ज्यादा प्रोजेनी उस जैसे होते हैं, इसीलिए ये फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। ये वो चीज है जिसे नेचर ने सेलेक्ट किया है, ये वो चीज है जिसे नेचर ने सेलेक्ट अगेंस्ट किया है। तो अगर जेनेटिक इक्विलिब्रियम से डिविएशन है, अगर जेनेटिक इक्विलिब्रियम से डिविएशन है, तब हम इसे इवोल्यूशन कहते हैं। सो हार्डी वीनबर्ग लॉ आपके पास एक टूल है जिससे आप ये कह रहे हैं कि हम ये नाप सकते हैं कि कोई पॉपुलेशन इवॉल्व कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर जीन या अलील फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है तो इवोल्यूशन हो रहा है। जिसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है नेचर ने उसे सेलेक्ट किया है, जिसकी फ्रीक्वेंसी घट रही है नेचर ने उसके खिलाफ सिलेक्शन लगाया, मतलब दैट इज सेलेक्टेड अगेंस्ट। क्या यह बात समझ में आ गई? फिटनेस इज ओनली एंड ओनली रिप्रोडक्टिव फिटनेस। उम्मीद है यह बात आपको कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन आपसे जो एंट्रेंस में पूछा जा सकता है वो ये है कि क्या क्या प्री कंडीशंस होनी चाहिए। सो अब हम ये देख रहे हैं कि वो कौन कौन सी प्री कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाई होनी चाहिए हार्डी वीनबर्ग लॉ के लिए। सो हार्डी वीनबर्ग लॉ या हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम या पॉपुलेशन जेनेटिक इक्विलिब्रियम में रहे कौन कौन सी प्री कंडीशंस होनी चाहिए। सो मैं यहां पर क्विकली इन्यूमरेट कर रहा हूं। पहली चीज तो यह है कि पॉपुलेशन लार्ज होनी चाहिए। देखिए बेटे, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि मैं जब भी पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं तो डिप्लॉयड पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा हूं, और आप जानते हैं इसमें मियोसिस होता है। इसमें क्या होता है बेटे? मियोसिस होता है। तो हमने ये कहा कि ये पॉपुलेशन क्या है बेटे? लार्ज है। स्मॉल पॉपुलेशन में आप सब जानते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट बहुत आसानी से जीन या अलील फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकती है। सो ये पॉपुलेशन लार्ज होनी चाहिए। नंबर 2, मेटिंग रैंडम होनी चाहिए। सो ये मैं कुछ प्री कंडीशंस आपको बता रहा हूं। मेटिंग बिल्कुल रैंडम होनी चाहिए, इसका मतलब कोई सेक्सुअल सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मेटिंग बिल्कुल रैंडम है। तीसरी चीज हम ये कहेंगे कि कोई म्यूटेशन ना हो रही हो, नो म्यूटेशंस आर अकरिंग, कोई भी म्यूटेशन ना हो रही हो। नंबर 4 हम ये कहेंगे कि कोई जीन फ्लो ना हो। जीन फ्लो का मतलब ना तो कोई यहां पर बाहर से आ रहा है इस पॉपुलेशन में, ना कोई यहां से बाहर जा रहा है। ये सारी की सारी चीज समझिए, ये सारी प्री कंडीशंस हैं। नंबर 5 हम ये कहेंगे कि ऑल ऑफस्प्रिंग आर इक्वली फर्टाइल। सो सबको इक्वल रिप्रोड्यूस करने का मौका मिल रहा है, आर इक्वली फर्टाइल, सबकी फर्टिलिटी बिल्कुल इक्वल है, सबकी कैपेबिलिटी एक्चुअली है, उनकी फर्टिलिटी इक्वल है। वो बात दूसरी है कि इसको नेचर सेलेक्ट करके इस फर्टिलिटी को अचीव करने देता है या नहीं करने देता, लेकिन जेनेटिक इक्विलिब्रियम के लिए सारे ऑफस्प्रिंग इक्वली फर्टाइल होने चाहिए और कोई ओवरलैप ना हो, कोई ओवरलैप ना हो बिटवीन जनरेशंस, कोई ओवरलैप ना हो बिटवीन जनरेशंस। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए ये एक जनरेशन है, ये दूसरी जनरेशन है, कोई इंडिविजुअल ऐसा ना हो कि यहां भी रिप्रोड्यूस कर रहा है और इस पॉपुलेशन में भी रिप्रोड्यूस कर रहा है। 30 साल पहले वाली पॉपुलेशन में भी रिप्रोड्यूस किया, 30 साल बाद वाली पॉपुलेशन में भी रिप्रोड्यूस किया। इस तरह का इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए। फिर समझ लीजिए, पॉपुलेशन अगर लार्ज है, मेटिंग रैंडम है, कोई म्यूटेशन नहीं हो रही, जीन फ्लो नहीं है, नो जीन फ्लो, तो यहां पर क्या लिखेंगे बेटे? नो जीन फ्लो, सारे ऑफस्प्रिंग इक्वली फर्टाइल है, कोई ओवरलैप नहीं हो रहा, तब हम कह रहे हैं कि पॉपुलेशन जेनेटिक इक्विलिब्रियम में रहेगी। इमीडिएटली आपकी समझ में आ गया कि ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं। जब भी आप देखेंगे इस तरह की पॉपुलेशन नहीं हो सकती कि इनमें कोई भी चीज ना हो रही हो। इसीलिए हमेशा आप क्या देखेंगे कि क्या चेंज हो रहा है बेटे? जीन और अलील फ्रीक्वेंसी। इसीलिए आप देखेंगे
देखेंगे कि क्या हो रहा है, इवोल्यूशन। हार्डी वीनबर्ग लॉ आपके हाथ में एक टूल है जिससे आप इवोल्यूशन को मेजर कर सकते हैं। इससे डिविएशन को इवोल्यूशन कहा जाता है। एक तो ये बात आपको समझ में आ गई। एक और चीज मुझे समझ में आ गई कि कोई भी चीज अगर हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेगी तो उसकी वजह से जीन और अलील फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। अगर जीन और अलील फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो ये चीज जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है उसे मैं इवोल्यूशनरी एजेंट कहूंगा। सो ऐसी कोई भी चीज जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं कि हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ तो वो बेटे इवोल्यूशनरी एजेंट होगा, क्योंकि ये वो चीज है जिसकी वजह से जीन या अलील फ्रीक्वेंसी चेंज हुई। क्या क्या हो सकती है आप देखिए, याद कीजिए। म्यूटेशन हो सकती है, कोई म्यूटेशन हो रही हो। नंबर 2, अगर आपको याद आ रहा है ध्यान दीजिएगा, म्यूटेशन भी हो सकती है। इसके अलावा अगर असॉर्टेटिव मेटिंग हो रही है तो मेटिंग रैंडम होने के बजाय असॉर्टेटिव मेटिंग हो रही है, असॉर्टमेंट हो रहा है, मैचिंग हो रही है, सेक्सुअल सिलेक्शन हो रहा है, तब ये प्रॉब्लम होगी। तीसरी चीज आप समझ गए कि कोई जीन फ्लो हो, कोई जीन्स में कहीं बाहर से आ रहा है कोई बाहर से जा रहा है, तब ये प्रॉब्लम हो सकती है। चौथी चीज आपने पढ़ी हुई है, क्या हो सकता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो सकती है। सो जेनेटिक ड्रिफ्ट छोटी पॉपुलेशन पर एक्ट करती है, इसीलिए हमने कहा था पॉपुलेशन लार्ज होनी चाहिए। और पांचवी चीज आपने अपनी एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ है कि नेचुरल सिलेक्शन खुद एक इवोल्यूशनरी एजेंट है, चाहे फिर वो डायरेक्शनल हो, चाहे फिर वो स्टेबिलाइजिंग हो, चाहे फिर वो डिसरप्टिव हो। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई। ये वो इवोल्यूशनरी एजेंट्स हैं, इनके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए, इसके बाद में आपका अपना जो डाउट है, अब आप कहेंगे सर हमें ये सब पता था लेकिन मैंने एक बार आपको रिवाइज करा दिया। आप मुझसे कह रहे थे कि सर किसी तरह के इसमें जो कैलकुलेशन आएगी वो किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 2 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं बेटे नीट एंट्रेंस एग्जाम में, वो मैं आपको करा देता हूं। सो याद करिए, मैंने आपसे कहा पॉपुलेशन जेनेटिक्स इसमें हम इस्तेमाल करेंगे और हम ये कह रहे हैं कि हम बहुत सिंपल जेनेटिक्स पे हार्डी वीनबर्ग लॉ लगाएंगे। हम ये कह रहे हैं एक जीन है उसकी 2 ही अलील्स हैं और एक अलील कंप्लीटली डोमिनेंट है, एक बिल्कुल क्या शो कर रही है बेटे, कंप्लीट डोमिनेंट है, और दूसरी अलील बिल्कुल क्या है बेटे, रिसेसिव है। सो ये सबसे सिंपल क्या है, ये सबसे सिंपल बेटे क्या है, एक एप्लीकेशन है जेनेटिक्स पे, पॉपुलेशन जेनेटिक्स का। हमने ये माना कि सबसे सिंपल मॉडल ये हो सकता है कि किसी कैरेक्टर की एक ही जीन है, ये हाइट की जीन मान लीजिए, इसकी 2 ही अलील्स हैं, एक डोमिनेंट है टॉलनेस की और एक रिसेसिव है, ये किसकी है बेटे, ड्वार्फनेस की। आप जानते हैं चाहे आप टॉल बोलिए चाहे ड्वार्फ बोलिए, आप बोल हाइट ही रहे हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए किसी पॉपुलेशन में इस वाली अलील की, लेट अस कॉल दिस अलील एज ए एंड दिस अलील एज स्मॉल ए। तो मैंने यहां पर एक सिंबल ले लिया अपनी पसंद का। मैंने इसका सिंबल क्या ले लिया, डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी, डोमिनेंट अलील का क्या सिंबल लिया, कैपिटल ए, और रिसेसिव अलील का सिंबल ले लिया बेटे स्मॉल ए। तो चलिए, कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी पी है और कैपिटल जो स्मॉल ए है इसकी फ्रीक्वेंसी क्यू है। सो बड़े ध्यान से समझिए, एक जीन है, 2 अलील है, जो टोटली डोमिनेंट अलील है इसको हमने कैपिटल ए कहा, इसकी फ्रीक्वेंसी पी है। दूसरी अलील जो रिसेसिव है इसको हमने स्मॉल ए कहा, इसकी फ्रीक्वेंसी क्यू है। क्योंकि 2 ही अलील्स हैं तो इन दोनों को मिलाकर के 100% होगा, क्योंकि 2 ही अलील्स हैं, तो इसलिए हम कहते हैं P + Q = 1। P + Q = 1, आप समझ गए। इन दोनों अलील्स को अगर हमने जोड़ा तो 100%। 1 का मतलब क्या है बेटे, 100%। स्टैट्स की बात कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले मैंने आपको 0.5 कितना बताया था बेटे, 50%। सो ये क्या बात आपको समझ में आ गई। अब आप सिंपली दोनों साइड्स को स्क्वायर कीजिए तो आपके पास आएगा P² + 2PQ + Q², और ये भी कितना होगा, 1 होगा। अब आप ये समझिए कि अगर मैं इसको P को स्क्वायर्ड कर दूं तो ये कैपिटल ए होगा, दिस इज होमोजाइगस डोमिनेंट। इसको मैं स्क्वायर करूं तो ये बेटे स्मॉल ए होगा, और PQ विल बी कैपिटल ए स्मॉल ए। सो क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि एकदम मुझे समझ में आ गया, जेनेटिक इक्विलिब्रियम में ये बेटे विल बी कैपिटल ए, ये क्या होंगे बेटे, शाबाश, स्मॉल ए
ए और 2pq क्या होंगे बेटे, हेट्रोजाइगस होंगे। ये एप्लीकेशन आपको समझ में आ गई कि किस तरह से हम इस सिंपल पॉपुलेशन जेनेटिक्स के प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं। अब देखिए दो क्वेश्चन आपके सामने क्या आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि एक पॉपुलेशन है 500 लोगों की, ध्यान दीजिएगा, एक तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, एक पॉपुलेशन है 500 लोगों की, जेनेटिक इक्विलिब्रियम में है, अगर फ्रीक्वेंसी रिसेसिव अलील की जो फ्रीक्वेंसी है वो 0.3 है, तो इमीडिएटली आपको पता चल गया कि आपको Q दिया हुआ है, Q कितना है बेटे, 0.3 है। सो हमें यह समझ में आ गया कि हमें Q दिया हुआ है, इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है और हमने ये कहा कि Q इज इक्वल टू 0.3। अब आपको पता है P प्लस Q इज इक्वल टू 1। सो P प्लस Q इज इक्वल टू 1, विच मीन्स कि अगर आपको Q पता है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि P इज इक्वल टू 0.7। इसका मतलब मैंने यहां पर P की वैल्यू साथ में निकाल ली, वो कितना है बेटे, 0.7 है। मुझे ये बताना है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने होंगे जो हेट्रोजाइगस होंगे। सो जो हेट्रोजाइगस होंगे वो कितने होंगे, तो मुझे पता है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स विल बी 2pq। सो यहां पर मैंने निकाला था कि ये हेट्रोजाइगोट्स कितने होंगे बेटे, 2pq। तो इसमें बड़ी सिंपल तरीके से मुझसे ये पूछा गया है कि ये बता दीजिए 2pq कितना होगा। सो अब आपने बेटे इसकी वैल्यू पुट करी, 2 इंटू पी कितना है आपके पास, 0.7, Q कितना है बेटे, 0.3, और अगर आप इसको निकालेंगे तो 0.42 आएगा। ये बेटे 42% हुआ। सो दिस बिकम्स 42%। स्टैट्स में समझ लीजिए 0.42 में ये 42% है। जनरली नीट में यहीं तक आपसे पूछा जाएगा। मैंने इस क्वेश्चन में एक स्टेप आपसे और पूछ लिया है। मैंने आपसे पूछा है कि अब ये बता दीजिए कि पॉपुलेशन 500 लोगों की थी, तो उसमें हेट्रोजाइगोट्स 500 के 42% होंगे। 42% ऑफ 500 people will be heterozygote, and if my maths is correct this number would be बेटे 210। ये आंसर आएगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जनरली यहीं तक पूछा जाता है, लेकिन मैंने एक बार पॉपुलेशन का साइज और दे दिया ताकि आपसे एक बार परसेंट और कैलकुलेट करा ले। सो बड़ा सिंपल क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है। इस पर एक और क्वेश्चन नीट यूजी में पूछा जा सकता है जिसकी संभावना एक्चुअली कम है, पर अगर आ जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि आप अभी सीख लेंगे। सो देखिए एक और तरीके से कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो क्वेश्चन ये है कि हाइपोथेटिकल ह्यूमन पॉपुलेशन है, 100 में एक लोग एल्बिनिज्म का शिकार है। आपने देखा होगा कुछ लोगों का पलके तक वाइट होती है, बिल्कुल स्किन पे भी पिगमेंट नहीं होता, आंख की पलके भी बिल्कुल वाइट होती है, हेयर भी वाइट होता है। हो सकता है रेयरली आपने इस तरह के लोगों को देखा हो, और ये कंडीशन है ऑक्यूलोकुटेनियस एल्बिनिज्म। ये ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है। इसका मतलब ये हुआ ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन में एल्बिनिज्म तभी होगा जब कोई जना होमोजाइगस रिसेसिव होगा। अगर कंडीशन ऑटोसोमल रिसेसिव है एंड समबडी इज अफेक्टेड, तो रिसेसिव अलील तो अपने आप को केवल होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस करती है, तो उसका जीनोटाइप ये होगा स्मॉल a। क्या ये बात समझ में आ गई? अब हमसे पूछा गया है कि ये बताइए इस पॉपुलेशन में कितने % लोगों के पास में रिसेसिव अलील होगी। फिर क्वेश्चन समझ लीजिए, कितने % लोगों के पास रिसेसिव अलील होगी। चलिए इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। हमने कहा कि हमें 1 in 100 अब की बार Q² दिया हुआ है। दिमाग लगाइए, मुझसे अब की बार Q नहीं दिया हुआ है, मुझे Q² दिया हुआ है। सोचिए जो मैंने कहा। अब आपको यह बताया है कि 100 में से एक जने में एल्बिनिज्म होगा, तो एल्बिनिज्म तो बेटे स्मॉल a होगा, और ये बेटे आपको पता है क्या है, Q² आपको ये दिया हुआ है। सो क्या मैं कह सकता हूं कि Q विल बी 1/10। सो मैंने स्क्वायर रूट लिया, मैंने कहा Q इज इक्वल टू 1/10, और 1/10 का मतलब क्या हुआ बेटे, 0.1। फिर मैंने कहा कि P प्लस Q इज इक्वल टू 1.0, और अगर Q बेटे 0.1 है तो मैंने यहां से कहा P इज इक्वल टू 0.9। सो मैंने डोमिनेंट अलील और रिसेसिव अलील दोनों की फ्रीक्वेंसी निकाल दी। सो मैंने डोमिनेंट अलील और रिसेसिव अलील की फ्रीक्वेंसी निकाल दी। आप ध्यान से देखिए, दिस इज इजी। पिछले क्वेश्चन से इस बार चेंज ये है कि अब आपको Q² दिया हुआ है। आगे देखिए बेटे, अब मुझसे पूछा है कि कितने लोगों के पास रिसेसिव अलील होगी, तो इसका आंसर बेटे ये नहीं होगा।
ये लोग बहुत ज्यादा आंसर लगा सकते हैं 0.01 कि सर 1% के पास में ये अलील होगी, लेकिन बेटे 1% तो एल्बिनिज्म से अफेक्टेड है। आपको नहीं लगता कि जो 2PQ है उनके पास भी तो Q है, चाहे उसमें वो एक्सप्रेस कर रही हो चाहे ना कर रही हो। आपको गलती समझ में आई? ये क्वेश्चन टेढ़ा हो सकता है और इसमें गलती क्या हो सकती है। सो इमीडिएटली आप ये समझ गए कि जो हमें अब कैलकुलेट करना है कितने लोगों के पास Q होगा, वो 2PQ प्लस Q² होगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? ये वो लोग हैं, ऑब्वियसली P² वालों के पास में Q नहीं है, उन्हें आप हटा देंगे, इन दोनों के पास में Q होगी। अब आपने जब ये कैलकुलेट किया तो 2 इंटू P आपका 0.9 और Q बेटे इज 0.1 प्लस 0.01। Q² आपको पता है 0.01 है, और ये हुआ बेटे 0.18 प्लस 0.01 और ये हुआ बेटे 0.19 और इसका मतलब 19%। सो करीब 19% लोगों के पास में ये अलील होगी। सो द आंसर इज बेटे 19%। अब यहां से इवोल्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है। रिसेसिव अलील की फ्रीक्वेंसी जितनी दिखती है उससे ज्यादा होती है। दिख केवल 1% लोगों में रही है, लेकिन ये अलील 20% लोगों के आसपास, 19% लोगों में है। The frequency of a recessive allele in a population is always higher than what is apparent by looking at the population. हेट्रोजाइगोट्स में बच जाती है रिसेसिव अलील, और आपको मैंने पॉलीमॉर्फिज्म बताया था, और इसी तरह से ज्यादातर कैरेक्टर क्या है बेटे, पॉलीमॉर्फिक हैं। तो ये दो तरह के न्यूमेरिकल जैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आपके और डाउट्स बहुत जल्दी मैं बेटे पोस्ट करता हूं। उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चंस आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम।